हेलो एवरीवन। कैसे एआई आईटी जेई फिजिक्स को भी चेंज कर सकता है, क्या इनोवेशन ला सकता है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एआई का कैसे यूज हो सकता है जेई। ये एक क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स का जो पाथफाइंडर बुक से लिया गया है, बहुत फेमस बुक है। तो ये क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। तो मैंने सोचा कि एआई को कहा जाए कि इस तरह का और क्वेश्चन बनाए। तो मैंने इसके हिसाब से कुछ प्रॉम्प्ट डाला एआई के अंदर। तो उसने बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन दिया जो जेई सिलेबस या 12 सिलेबस के बाहर चले गया। मैंने उसमें कई बार रिफाइन करने की कोशिश करी कि नहीं 12 लेवल तक ले आया जाए, कुछ वेरिएबल्स हटवाया। करते करते फिर एक क्वेश्चन एआई ने बनाया जो ये क्वेश्चन आपके सामने है। उसको रीडिफाइंड प्रॉब्लम करके उसने बनाया और फिर ये बेहतरीन प्रॉब्लम, मतलब ये क्वेश्चन मेरे नॉलेज में कहीं नहीं है, ये इंटायरली फ्रेश क्वेश्चन है और अमेजिंग। एक ही क्वेश्चन में मोशन, मैग्नेटिज्म, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेलिक्स, कैलकुलस, इतना एक मिक्स करके इतना बढ़िया क्वेश्चन जे एआई ने सोचा। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसका सोल्यूशन भी एआई के थ्रू ही जो सोल्यूशन उसको देखते हैं। कहता है कि a non-conducting frictionless wire is shaped into a vertical helix। अब एआई ने जो डायग्राम बनाया वो ये बनाया ऐसा। अब ऐसा डायग्राम एआई का अपना लिमिटेशन है डायग्राम बनाने का कि एक हेलिक्स बनाया उसके हिसाब से। तो ये तो डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए आपको लिए अलग से फिर से मैं डायग्राम खुद से बना दिया ताकि क्वेश्चन क्लियर हो। तो कहते हेक्स वर्टिकल हेलिक्स, मतलब ये एक हेलिक्स है। ये वाला हेलिक्स आप देख रहे हो ऐसा हेलिक्स है। हेलिक्स का रेडियस आर है और पिच ए है। पिच आप समझते होंगे, पिच ए है और पिच एंगल अल्फा है। पिच एंगल क्या होता है, जब हेलिक्स ऐसा चढ़ती है तो हमेशा वो हॉरिजॉन्टल से कांस्टेंट एंगल पे वो उसका वायर होता है, वो एंगल दैट इज नोन एज पिच एंगल। पिच एंगल अल्फा है। द हेलिक्स इज फिक्स्ड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस। शुरुआत में उसमें ग्रेविटी भी ले लिया, बहुत सारा कुछ मैं उसको हटाया ताकि कम से कम 12th लेवल और जे लेवल का हो पाए। और स्टार्ट करता है हेलिक्स 00 से स्टार्ट करके 005A, मतलब जेड में 5 ए लिया, मतलब 5 लूप 5 क्वाइल इसका यूज हुआ है, तभी एक पिच ए है तो 5 टर्न्स इसका लिया गया। फिर कहता है टाइम डिपेंडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। ऐसे ये बी जो दिख रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी लगाया जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। वो ये फंक्शन दिया लीनियर। कहता द बीड ऑफ मास m, यहां से ओरिजिन से एक बीड मास m का और उस पर चार्ज q है, उस बीड पे चार्ज q रेस्ट से छोड़ा जाता है t इक्वल 0 से। हेलिक्स ओरिएंटेड इज सच दैट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द बीड अलोंग द वायर। तो बी ऊपर वेरिएबल है, तो आप जानते हो अगर टाइम के साथ बी वेरी करेगा तो वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बीड को चलाएगा। तो पूछता है बताओ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बीड अलोंग द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब ऐसा ही बीड चढ़ना चालू करेगा तो टाइम टी पे इसका वेलोसिटी बताओ। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बीड टू एग्जिट द हेलिक्स। जब ये चढ़ते चढ़ते 5A तक जाएगा तो कितने देर में हेलिक्स से बाहर आ जाएगा। और फाइनल स्पीड ऑफ बीड एज इट एग्जिट्स द हेलिक्स, फाइनल स्पीड बताना है। सो एक बेहतरीन क्वेश्चन एआई ने सोचा। हालांकि शुरू में बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसको रिफाइन करा करा के कई स्टेप में फिर ये जो सामने क्वेश्चन है वो बेहतरीन जे एडवांस का एग्जैक्ट टोन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन भी रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, तो पहला काम तो क्या किया, देखिए स्टेप भी देखिए कैसे सोचना चाहिए, ये भी एआई आपको बता सकता है कि पहले कैसे सोचना चाहिए। तो स्टेप 1 कहता फाइंड द वेलोसिटी, जो निकालना उसके लिए स्टेप 1 क्या करना चाहिए। तो कहा कि फैराडे लॉ लगा के हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर बनाएगा रेडियस आर में, उसको पहले निकालते हैं। तो आप जानते होंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये तरीका होता है। कैसे निकालते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका होता है कि ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई, मतलब
E dot dr ना, E dot dr in the loop gives us d5/dt। अगर हम इसका माइनस लिखना चाहते तो इसका मैग्नीट्यूड लगा सकते, डायरेक्शन हमारा फिक्स रखेंगे, डायरेक्शन जानते रहेंगे। ये इस तरीके से हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वही इन्होंने किया है, एआई ने भी वही किया, E इंटू इंटीग्रल dl। तो जो हेलिक्स का रेडियस r है तो dl का इंटीग्रेशन हो गया 2πr, E डॉट dr इक्वल टू d5/dt, एरिया इंटू ddt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्रेंशिएट करने से इतना आया, और फिर 2πr राइट साइड ले गया तो इनका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, जो कि कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था। शुरू में उसने टी के फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स दिए थे, तो मैंने उसको कहा कि लीनियर यूज करो ताकि हम जेई लेवल पे आए। तो लीनियर यूज करने से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा जो, लेकिन वो चलेगा किसके अलॉन्ग, हेलिक्स के अलॉन्ग। बट ध्यान रहे, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, बट ये तो ग्रेजुअली चढ़ेगा हेलिक्स, उसको कैसे करेंगे? Since there is no gravity, the only force acting along the frictionless wire path is the tangential component of this induced electric field। अब ये क्या है? कहता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, वो इसको फोर्स लगाएगा। और टेंजेंशियल मतलब, अब हमने जैसे बात कर कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, बिकॉज बी वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन जो हेलिक्स ऐसा चढ़ेगा, जो कहीं पर आप मान सकते हैं हेलिक्स ऐसा, जो हेलिकल पाथ उसका ऐसा चढ़ रहा है, तो यहाँ कहीं में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इधर आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो कह रहा कि और यही एंगल क्या होता है, पिच एंगल। हेलिक्स जो चढ़ता है हॉरिजॉन्टल से हमेशा इक्वल एंगल पे वो राइज करता है, दैट एंगल इज नोन एज पिच एंगल। सो इसी ई का, और मान लें हमारा बी डी समय यहाँ पे है, तो फोर्स तो उसका इधर लग जाएगा क्यू ई। तो कह रहा उसको रिजॉल्व करते हैं टेंजेंट के लॉन्ग, हेलिक्स के लॉन्ग, इसलिए इसका इधर जो कंपोनेंट आया है उसी को लिखा है कि टेंजेंशियल फोर्स। तो कितना हो गया, क्यू ई इंटू कॉस अल्फा। ठीक, ये फोर्स आ गया। फिर अब ये फोर्स आ गया, और अब कह रहा कि इसका एक्सेलरेट किया जाए, ऊपर चढ़ाया जाए। तो एफ हो गया, तो एफ इक्वल एम ए लिख सकते हैं, ए यहां से एक्सेशन हो जाएगा, वही ए लिखा यहां पर क्यू ई, और टेंजेंशियल एक्सेशन आ गया इतना, टेंजेंशियल एक्सेशन आ गया, मतलब द एक्सेशन ऑलवेज अलोंग द हेलिक्स, वो वैल्यू आ गई इतना। और ध्यान दीजिए कांस्टेंट है, ये किसी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, सब कुछ इसमें कांस्टेंट है। तो कहता है कि all terms on the right are constant, the bead undergoes uniform linear acceleration along the wire track। okay, so tangential acceleration पता है, constant है, तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए स्पीड इक्वल लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये हमेशा लिख सकते हैं अगर ये कांस्टेंट है तो। वही एटी लिख दिया, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि स्पीड एट टाइम टी इज दिस। तो इस तरह से हम वो हेलिक्स के अलॉन्ग किसी टाइम टी पर स्पीड निकाल दिए। ठीक है, अब आगे अब उसके बाद ये जो हमको निकालना था कि कितने देर में वहां पहुंचेगा और किस स्पीड से बाहर आएगा। मतलब हम पूरा टाइम निकाल लें शुरू से लेके 5 तक जाने का, तो v इक्वल टू 80 करके फाइनल स्पीड आ जाएगा। अब टाइम कैसे निकलेगा, तो मेन टाइम निकालने के लिए कर रहा है, कहता है स्टेप 2 फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकलेगा तो क्या होगा, स्पीड पता है तो डिस्टेंस से तो टाइम निकलेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो लेंथ होगा हेलिक्स का, उसका उस लेंथ, हेलिक्स का पाथ का लेंथ निकालना होगा। अब ये इस क्वेश्चन में ये भी एक चीज है कि हेलिक्स का पाथ का लेंथ कैसे निकालेंगे, वो भी एक चीज है जो आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। तो पाथ का लेंथ कैसे निकालते हैं, जरा से ये जो उसने डायरेक्ट लिख दिया है थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। हेलिक्स गोज फ्रॉम 0 to 5 मीनिंग कंप्लीट्स 5 टर्न्स यूजिंग पिच रिलेशनशिप। अब ये पिच रिलेशनशिप कहाँ से आता है, ये थोड़ा मेरे को समझाना पड़ेगा, समझिए देखिए कैसे। ये मान लीजिए अपना हेलिक्स हो गया, सो ये ऐसा हेलिक्स ऐसा चढ़ रहा है,
कहीं पर आप जाइए, एक हेलिक्स का टुकड़ा लेते हैं जिसका वैल्यू हुआ ds, और ds इसको रिजॉल्व करते हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल dx और dy, और हमको ध्यान रहे ये एंगल हमेशा कितना है, अल्फा, जो कि कांस्टेंट है, माने tan अल्फा इज dy by dx। दूसरा बात, dx उसका जो जो ऐसा चढ़ो उसका हॉरिजॉन्टल कितना है dx, वर्टिकल कितना है dy। तो अगर एक टर्न घूमने में अगर हम dx को इंटीग्रेट करें तो वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल आएगा, दैट इज 2 पाई r। सो dx को क्या लिख सकते हैं हम, dx को लिख सकते हैं dx इक्वल टू ds cos अल्फा, ds cos अल्फा। उसको इंटीग्रेट करें एक टर्न के लिए, एक टर्न घूमने के लिए, तो ds की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r, और ds का कुछ s हो जाएगा, cos अल्फा तो बाहर आएगा, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, cos अल्फा बाहर आएगा, ds का s हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y वाला पार्ट लिखना चाहें, dy क्या लिख सकते हैं, ds sin अल्फा, और dy मतलब वर्टिकल कितना चले। तो एक टाइम में अगर हम ऐसा करते हैं तो एक टाइम में जितना वर्टिकल चलते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं एक टाइम में तो dy की जगह हम लिख सकते हैं a, और ds फिर ds का s हो जाएगा यहाँ पर sin अल्फा। अब इन दोनों रिलेशन को अगर आप देखें, डिवाइड कर दें, साइन दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो एस एस कटेगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, टैन अल्फा। वही यहां लिखा हुआ है टैन अल्फा, ये टैन अल्फा इक्वल टू कितना, a अपन 2 पाई r, टैन अल्फा इक्वल टू a अपन 2 पाई r। ये रिलेशन ऐसे आता है। सो आप देखो ये एक बढ़िया रिलेशन है कि अगर आपको किसी हेलिक्स का रेडियस पता हो, पिच पता हो और पिच एंगल पता हो, तो उसका पूरा लेंथ निकाला जा सकता है, वो कितना बड़ा हो सकता है। एनीवे, सो इन्होंने a और 2 पाई r में एक रिलेशन लिख लिया। अब कहते हैं कि टोटल वर्टिकल क्लाइंबिंग कितना हुआ है, टोटल हम ऊपर कितना चले हैं, 5a टोटल। सो टोटल हाइट कितना चले, 5a, a की वैल्यू उन्होंने पुट कर दी, इतना वैल्यू आ गई। Total distance s traveled along the wire is related to the vertical height as like s। का अगर पूरी एक बार में, तो याद होगा एक बार में dy को इंटीग्रेट किए थे तो कितना आया था, a आया था। अब हम पूरे टाइम में इंटीग्रेट कर दे, कंप्लीट कितना हुआ, तो टोटल अगर इंटीग्रेट करते हम लोग तो कितना आ जाएगा, जितना भी टाइम लगा हो उसको घूमने में, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा dy तो आ जाएगा कितना, 5a, 5a इक्वल टू s साइन अल्फा। वो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। सो यहां से देख सकते हैं आप कि इसी को h लिखा हुआ है 5a को, तो यहां से लिखा हुआ कि s इक्वल टू h अपान साइन अल्फा, h अपान साइन अल्फा। h को लिख दिया 5a, ये वाला 5a अपान साइन अल्फा, दैट इज दिस। सो दिस गिव्स अस द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, हेलिकल वायर, टोटल डिस्टेंस आ गया, और स्पीड हमारा अब टाइम निकाल रहा है, तो कह रहा है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर इसने इक्वेशन लिखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, पर ध्यान रहे ये वेक्टर नहीं है, ये लिख रहा है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम प्लस हाफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये सामान्य वाला s इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस के लिए लिखा जाता है डिस्टेंस इक्वल इनिशियल स्पीड इंटू टाइम प्लस हाफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये यही चीज लिखा हुआ है, तो यहाँ s की वैल्यू लिख दिया, यहाँ s की वैल्यू लिखा है, ये हाफ, ये a जो निकाले हैं पीछे a इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से इनको टाइम पीरियड टोटल आ गया, इतना टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। सो इन्होंने निकाल लिया कि हेलिक्स को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ से। दिस दो पार्ट हो गया कि कितने देर में वो यहाँ से निकलेगा। अब हम जब टाइम में आ गए तो हम निकाल सकते हैं फाइनल स्पीड कितना होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग शुरुआत में ही ये बात कह चुके हैं कि जो अगर वेलोसिटी पता है, टोटल टाइम पता है, तो हम वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ से टी पुट करके नेट वेलोसिटी, कभी जिस वक्त का निकालना उस वक्त का हम टी पुट कर देंगे, उस वक्त की वेलोसिटी आ जाएगी। वही यहाँ काम किया इन्होंने, वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टोटल टाइम पुट करके वैल्यू आ गई। फिर एआई का एक एनालिसिस यहाँ कहा गया, एलिगेंट इनसाइट
कहा कि ये कितना बढ़िया चीज बना क्या, इस वेलोसिटी में जो आप देखो इसमें अल्फा का यूज नहीं है, पिच एंगल का यूज नहीं है। ये क्वेश्चन इस रिजल्ट को द कॉस अल्फा टर्म्स ब्यूटीफुली कैंसिल आउट कंप्लीटली, ये जेई एडवांस का टोन है। अगर अल्फा ना दे तो बहुत सारा बच्चा क्वेश्चन ही छोड़ देगा कि कैसे सॉल्व होगा। अब ध्यान देगा, अगर अल्फा मान के आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो स्पीड से निकलेगा वो इसके इंडिपेंडेंट आ जाएगा, हमेशा इसकी वैल्यू उसके साथ काम नहीं करेगी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। So this was the question, and I think this is how AI will change this competition, जहाँ पे नए क्वेश्चंस, नए मिक्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी जेई एडवांस हमेशा से इसके लिए माना जाता है कि दे थिंक डिफरेंटली। दिस इज हाउ AI will change the competition. AI will help the paper setters to set new questions, mixed questions. So I was this is just a experiment था मेरा AI के साथ। मैं भी I'll try to make frame more questions using the AI. Thank you for watching.